एक बात ध्यान रखिए, योद्धा सिर्फ वो नहीं होते जो प्रत्यक्ष तौर पर किसी के सामने युद्ध लड़ रहे होते हैं। उनसे बड़ा बलिदान उन लोगों का माना जाता है जो शत्रु के खेमे में जाकर अपनी सेना के लिए काम कर रहे होते हैं और देशद्रोही होने का कलंक भी जीवन भर अपने ऊपर बर्दाश्त करते रहते हैं, सहते रहते हैं। प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज का जो मेरा अंक है, इसका थंबनेल देखकर मेरे तमाम साथियों को थोड़ी हैरानी हुई होगी, क्योंकि मेरे जो लेख रहे हैं अब से पहले के या जो मेरे वीडियो रहे हैं, उनमें सामान्य तौर पर मैं कांग्रेस के उन तमाम विचारकों और नेताओं की तीखी आलोचना करता रहा हूं जिनके बारे में मुझे लगता है कि वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं। लेकिन कल जब शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर के बयान आए तो उसके बाद मैंने बहुत गहन तरीके से इस पर विचार किया। रात भर मैं इस पर सोचता रहा कि आखिर क्या कारण है कि अंतिम चरण के चुनाव से ठीक पहले, मतदान से ठीक पहले मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर ने ऐसे बयान दिए हैं जिसका कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये पहली बार नहीं है, बहुत सारे कांग्रेस के नेता इस तरह के कार्य करते रहते हैं। तो बहुत देर तक विचार करने के बाद एक नई तरह की बात मेरे दिमाग में आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नेता जो राष्ट्रीय कांग्रेस में हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हैं, वो परोक्ष रूप से भारतीय संस्कृति, भारत राष्ट्र और भारतीयता के लिए ही लड़ रहे हों, संघर्ष कर रहे हों ताकि ये बचा रहे। इसको समझने के लिए आपको मैं एक थोड़ा सा घटना बताता हूँ। एक भगत सिंह के साथी रहे हैं क्रांतिकारी शिव वर्मा जी। वो कम्युनिस्ट पार्टी में भी रहे, कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। उन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन से संबंधित भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं। उसी में की एक पुस्तक मैं उनकी पढ़ रहा था। उस पुस्तक में उन्होंने इस बात का वर्णन किया था कि बहुत सारे क्रांतिकारी जो आपस में साथी थे और लगातार सशस्त्र विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उनसे संघर्ष कर रहे थे, तो कई अवसरों पर यदि कुछ साथी आपस में नहीं मिल पाते थे या थोड़ी सी भी उनके साथी की गतिविधियां संदिग्ध होती थीं, सामान्य नहीं होती थीं, तो वो एक दूसरे पर संदेह करने लगते थे कि कहीं ये अंग्रेजों का गुप्तचर तो नहीं बन गया है, और वो उस तरीके से सोचना शुरू कर देते थे। युद्ध में केवल प्रत्यक्ष तौर पे आमने सामने लड़ने वाले फौजी नहीं हुआ करते, देशभक्त नहीं हुआ करते हैं। बहुत सारे हमारे सैनिक शत्रु सेना में भी शामिल रहा करते हैं और वहाँ से उनकी गतिविधियों की सूचना, उनकी रणनीति की सूचना वो अपनी सेना को देते हैं। और सबसे बड़े हैरानी की बात यह है कि उनके विषय में जो आम नागरिक है, जो आम देशभक्त है, वो ये मानता है कि वो शत्रु सेना के अंग हैं। मैं किसी निर्णय पे पहुंचने से पहले ये कहना चाह रहा हूं कि ये मेरा केवल एक अंदाजा है। वास्तविकता क्या है ये तो कांग्रेस के लोग ही जानते होंगे या वो नेता लोग जानते होंगे, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं मैं उसके आधार पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो उसको आज हम लोग इस अंक में थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। आप देखिए, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे और संपत्ति का समान रूप से बंटवारा करेंगे। लेकिन घोषणा पत्र में इस लिखी हुई बात को शायद आम जनता स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि बहुत सारे नेता जो भाजपा के हैं या फिर कांग्रेस के विरोध में हैं, वो भी शायद इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे थे। तो सामने आए सैम पित्रोदा और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये आर्थिक सर्वेक्षण या संपत्ति के समान वितरण का मतलब क्या है। उन्होंने बता दिया कि भाई कांग्रेस ये करना चाह रही है कि जो अमीर लोग हैं उन पर वेल्थ टैक्स लगा दिया जाएगा और जो विरासत का कर लगा दिया जाएगा, और उसके जरिए उनके जो जिस तरीके से अमेरिका में 55% तक संपत्ति जो है वो सरकार ले लेती है, हो सकता है कुछ इस तरह का हो। ये लोगों की समझ में आ गया। उन्होंने स्पष्ट तौर पे नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अमेरिकी कानून का हवाला देकर के समझा दिया कि विरासत कर होता क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण करके क्या कार्य कराया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा काम
सैम पित्रोदा ने किया ताकि आम जो भारतीय नागरिक है, जो भारतीय संस्कृति के अपने आप को रक्षक मानते हैं या भारतीय संस्कृति के लिए लगातार संघर्ष करते रहने वाला मानते हैं, उसके अनुयायी हैं, उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस क्या कर सकती है। इसके बाद उन्होंने और स्पष्ट कर दिया कांग्रेस की जो सोच है उसे स्पष्ट करने के लिए। हालांकि इसके बाद उन्होंने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने बता दिया कि भाई दक्षिण के भारतवासी कैसे होते हैं, अफ्रीकन की तरह लगते हैं, पश्चिम के कैसे होते हैं उनके विषय में बता दिया, उत्तर के कैसे हैं उनके विषय में बता दिया, पूर्वोत्तर के राज्यों के जो भारतीय हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार की नस्ली उन्होंने टिप्पणी की। तो ये अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि कांग्रेस की जो अंदरूनी बैठकें हैं, बिल्कुल कोर ग्रुप बैठता है, क्योंकि वो सैम पित्रोदा तो उस कोर ग्रुप के सदस्य थे, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया आम लोगों के सामने कि भाई कांग्रेस इस तरीके से चीज़ों को सोचती है, अगर आपको ये सही लगता है तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। अब 7वें चरण का चुनाव 1 तारीख को होना है, मतदान 1 तारीख को होना है। उससे पहले कल मणिशंकर अय्यर ने अपने एक बयान के लिए माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा है कि चीन ने 1962 में कथित तौर पर हमला किया था। उन्होंने कहा भाई मैं कथित गलत लगा गया, धोखे में लगा गया और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप ध्यान कीजिए, इन्हीं मणिशंकर अय्यर को इससे पहले इन्होंने मोदी जी को चाय वाला कहकर संबोधित किया था, जिसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था। अब 7वें चरण के मतदान से पहले उन्होंने इस पर माफ़ी मांगकर ये स्पष्ट करने की शायद कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी का जो समझौता हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, उसके तहत कांग्रेस चीन के प्रति थोड़ा उदारवादी रवैया रखती है और वो कांग्रेस जो है चीन के हमले को वास्तविक हमला ना मानकर कथित तौर पर हमला मानती है। हालांकि उन्होंने बाद में माफ़ी मांग ली जब ज़्यादा बवाल हुआ, और जयराम रमेश जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई हम मणिशंकर अय्यर के जो शब्द हैं उनसे साम्यता नहीं रखते, उनसे सहमति नहीं रखते, और हमें ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि मणिशंकर अय्यर की उम्र बढ़ रही है, तो बढ़ती उम्र का ये प्रभाव हो सकता है। बाकी आप समझ गए होंगे बढ़ती उम्र के प्रभाव का क्या मतलब है उनके कहने का। लेकिन परोक्ष रूप से देखिए इसका लाभ किसको होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कांग्रेस की जो नीति है, चीन के प्रति जो उनकी सोच है, उसको सार्वजनिक विमर्श के लिए उजागर कर दिया। क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो लगातार इस प्रकार के आरोप लगाता है कि कांग्रेस के शासनकाल में हजारों किलोमीटर जमीन हमारी उस पर भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया और सरकारें मौन धारण किए रहीं। संसद में नेहरू जी उनसे तीखी बहस हुई थी सांसदों की, जब चीन ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया और उन्होंने कहा कि वो बंजर ज़मीन है, अगर उस पर कब्जा कर लिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट को लेकर के भी सवाल उठाए जाते हैं कि वो सीट भारत को मिलने वाली थी, लेकिन उसके लिए चीन को सौंप दिया भारत सरकार ने, पंडित नेहरू की सरकार ने। तो चीन के प्रति जो कांग्रेस की नीति है उसको अगर लोग भूल गए हों तो उसे एक बार फिर मणिशंकर अय्यर ने बयान देकर उसको सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में ला दिया। इसके अलावा एक बहुत बड़े नेता हैं केरल के, शशि थरूर, उन्होंने भी कांग्रेस की जो सोच है UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून, ये कानून कांग्रेस की सरकार के दौरान ही लाया गया था, उसको लेकर, और CAA नागरिकता संशोधन कानून, इसको लेकर कांग्रेस की नीति को सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में जो नया इंडी गठबंधन है उसकी सरकार बनती है
तो यूएपीए को खत्म कर दिया जाएगा और सीएए में संशोधन किया जाएगा। तो ये इसका बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर ने एक ऐसे बयान दिए हैं जिनका प्रत्यक्ष तौर पर उनकी विरोधी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को राजनीतिक और चुनावी लाभ होगा। तो ठीक 7वें चरण के मतदान से पहले इस तरह के बयान को लेकर के मेरा भी यही मानना है कि इन बयानों के बाद भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर लाभ हो सकता है। तो ये सब क्या शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर को नहीं मालूम है? वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने राष्ट्रभक्ति निभाते हुए, भारत राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए, लगता है इन नेताओं को, चाहे सैम पित्रोदा हो गए, मणिशंकर अय्यर हो गए या फिर आपके शशि थरूर हो गए, इनको लगता है कि राष्ट्र हित में भारत की तेज आर्थिक प्रगति के लिए, सांस्कृतिक गौरव की स्थापना के लिए, अपने सांस्कृतिक प्रतीकों के पुनर्स्थापना के लिए भारतीय जनता पार्टी की कुछ समय इस देश में सरकार रहना अनिवार्य है। मुझे लगता है कि ये नेता ऐसा मानते हैं, इसीलिए उन्होंने समय समय पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े जो नेता हैं, जो दल हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उन्हें सार्वजनिक विमर्श के लिए रख दिया है। अब जो लोग ये मानते हैं कि सीएए में संशोधन होना चाहिए, यूएपीए जो कि आतंकी गतिविधियों से संबंधित कानून है उसे खत्म हो जाना चाहिए, या फिर जिन लोगों को लगता है कि चीन ने वास्तव में देश पर हमला नहीं किया था, जो हमारे बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों ने बलिदान दिया था उस युद्ध में 1962 के, वो वास्तव में कोई युद्ध चीन की ओर से नहीं छेड़ा गया था, इस तरह की सोच कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन से जुड़े हुए बहुत सारे दलों की है। उन्होंने सार्वजनिक विमर्श में रख दिया है। अब जिन लोगों को लगता है वो उनके साथ जाएंगे, और जिन्हें लगता है कि सीएए लागू होना चाहिए, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जिन हिंदुओं, ईसाइयों, पारसियों, 6 अल्पसंख्यक हैं, इन पर धार्मिक आधार पर जिन उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार देने वाला सीएए कानून बना रहना चाहिए, 370 हटी रहनी चाहिए, और भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक जो हैं उनका पुनर्स्थापना होनी चाहिए, उन धरोहरों को संजो कर रखना चाहिए। ऐसी सरकार रहनी चाहिए, तो वो इस पर अब निर्णय करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए शायद शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा ने इस तरह के बयान दिए हैं। एक बात ध्यान रखिए, योद्धा सिर्फ वो नहीं होते जो प्रत्यक्ष तौर पर किसी के सामने युद्ध लड़ रहे होते हैं। उनसे बड़ा बलिदान उन लोगों का माना जाता है जो शत्रु के खेमे में जाकर अपनी सेना के लिए काम कर रहे होते हैं और देशद्रोही होने का कलंक भी जीवन भर अपने ऊपर बर्दाश्त करते रहते हैं, सहते रहते हैं। यदि सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर इस भावना के साथ कार्य कर रहे हैं और विपक्षी दल कांग्रेस उसकी इस प्रकार की राष्ट्र के जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ जो उनकी नीतियां हैं उन्हें सार्वजनिक विमर्श में लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए उन्हें साधुवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं केवल ये मेरा अनुमान है, किसी प्रकार का मेरे पास कोई सूत्र नहीं है, केवल जिस प्रकार का घटनाक्रम घटा है, जिस तरह के लगातार बयान आते हैं कांग्रेस के नेताओं के, सिर्फ शशि थरूर, सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर ऐसे नेता नहीं हैं, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो समय समय पर सार्वजनिक तौर पर बयान देकर ये स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस की रीति नीति क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, देश के सांस्कृतिक प्रतीकों के लेकर उसकी सोच क्या है, और राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्र रक्षा और आर्थिक नीतियों के बारे में कांग्रेस की किस प्रकार से सोचते हैं, ताकि देश की जनता मत देने से पहले अपना मन स्पष्ट रूप से बना सके। अब वास्तव में ऐसा करने के लिए वो कहते हैं या भूलवश इस तरह के बयान दे जाते हैं, ये तो वही जानते होंगे।
तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।